आवाज मिल पा रही भाई? एक बार क्लियर कर दीजिए, क्योंकि नेटवर्क समस्या यहाँ पर लग रही थी थोड़ा सा, तो नेट लेट में थोड़ा चालू हुआ था। तो एक बार क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ हमारी मिल पा रही है आप सभी लोगों को? मिल पा रही है ना? मिल पा रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए जितने भी लोग जुड़े हैं, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, मिल पा रही है? चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, धीरे धीरे में समास कौन सा है? धीरे धीरे में समास कौन सा है? यहां पर जवाब देना है आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर आंसर आपका बी आ रहा है, जिसका भी आपका आप बेभव समास बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने बताया है कि जिसमें दुरुक्ति वाले वर्ण होते हैं, दुरुक्त मतलब यहाँ पर जो डैश लगा होता है, धीरे धीरे, धड़ाधड़, दिनों दिन, है ना, भटा भट, ये जो आपके होते हैं अव्यय में आते हैं। याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि आंख नदीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या होता है? चलिए बताइएगा कि आंख नदीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या बनेगा। तो इसका अर्थ होता क्या है? कह रहे बहुत निपुण बनना, बहुत निपुण तो नहीं होगा, कह रहे साधन ना होने पर भी काम कर लेना। और थोड़ा देखिए ऑप्शन डी वाले में देखिए कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीख ही भरना। तो आंख नदीदा काढ़े कसीदा ऑप्शन डी वाला आपका हो जाएगा। आप लोगों ने पूरे ऑप्शन नहीं पढ़े हैं और आप लोगों ने जवाब दिया है, इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा कि आंख नदीदा काढ़े कसीदा मतलब योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखा भरना, सीख ही भरना, ऑप्शन डी आपका बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है 41 नंबर में? चलिए देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर यमक अलंकार इसका राइट हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसमें प्रत्येक अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न हो जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वागेश्वरी का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है? वागेश्वरी का पर्यायवाची पूछा गया, वागेश्वरी का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई सभी लोग जवाब दीजिए कि वागेश्वरी का जो पर्यायवाची होता है वो क्या हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है लगभग सभी का आ गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर शारदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? शारदा, जिसका ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। और शारदा के हमने बताया था और भी पर्यायवाची जो कि पूछी जाती हैं, जैसे आपका भारती, है ना, क्या हो गया यहाँ पर भारती, है ना, और साथ में क्या होता है सरस्वती, वीणा, पाणी, इसी के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। याद रखिए, इसी के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों को क्रमबद्ध से आपको चुनना है। यहां पर जो आपका क्रमबद्ध बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो पहली पॉइंट हमने आपको ये हमेशा बताया है कि जो पहला होता है वो आपका स्थिर होता है और जो आपका लास्ट होता है वो भी स्थिर होता है। बस क्या दिक्कत होती है? जो यार अलावा होते हैं वहीं में दिक्कत आपकी आती है और किसी में नहीं आती है। तो देखो यहां पर आप लोग अगर अरेंज करेंगे तो किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? तो भारतीय शुरू से ही और इसके बाद भाई भारतीय शुरू से ही आर्थिक सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। देखिए मिल गया है, कहां पर? ऑप्शन डी वाले में छुपा हुआ था, यहां पर आंसर आपका डी वाला भर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती है में जो आपका अलंकार है इनमें से क्या है? तीन बेर खाती है तीन बेर में, है ना, तो इसका बताइए क्या आंसर हो जाएगा। जितने लोग भाई यहाँ पर जुड़ गए हैं आते ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं लाइक करने के लिए भूल गए हैं तो भैया लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं, है ना। और इसके बाद आनंद से मजा लीजिए, पूरी तरीके से हिंदी आपको धुआं धुआं करना है। तो देखो यहाँ पर आपका तीन बेर दिया है और तीन बेर दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर तीन बेर और तीन बेर आप लोग समझ रहे होंगे कि तीन बेर अर्थात संख्यावाची से है और दूसरा तीन बेर का मतलब होता है समय से, जैसे सुबह दोपहर शाम। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव जो होता है ये किस रस में होता है? यहाँ पर 45 का जवाब दीजिए। तो विस्मय होता है किसका? आपके अद्भुत रस का होता है। किसका होता है? अद्भुत रस का होता है। कुछ लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी भी दे रहे थे, यहाँ पर आप लोग नंबरिंग करिए, नहीं तो हम समझेंगे कि आप लोग गलत दे रहे हैं जवाब। 45 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, अद्भुत रस होता है। याद रखिए, अगर आपसे पूछे शांत रस का क्या होता है, शांत रस का क्या होता है, तो निर्वेद होता है। शांत का क्या होता है? निर्वेद होता है, निर्वेद होता है। हास्य का तो आप लोग जानते हैं कि हास होता है। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा, है ना, जुगुप्सा या घृणा होता है। अगला है कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ये बताइए कि जो वाक्य है कैसा है, कैसा वाक्य है? चलिए बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो यद्यपि दिया है और आपका तथापि दिया गया है।
हमने आपको बताया था हिंदी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर आपको हमेशा रटे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में पहचान हमने बताया था कि जैसे जा शब्द आपको ज्यादा मिलेगा, तथापि तथापि यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा, कह रहे जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहेंगे। आपका देखिए 47 नंबर में जवाब आ गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुपम कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुपम, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है बंदर का तत्सम रूप क्या होता है। बंदर का तत्सम पूछा गया है, यहाँ पर बताइए। कुछ लोगों ने कहा था अभी बंदरिया हो जाएगा, ऐसा भी होता है क्या भाई, बंदर का तत्सम बंदरिया होता है क्या। बंदर का जो तत्सम होता है वो होता क्या है, यहाँ पर वानर होता है। याद रखिए बा का परिवर्तन वा में हो जाता है। कोई भी ऐसा शब्द मिले जहां पर आपका बा दिया गया हो वो आपका तद्भव होगा, और वही बा जो होता है तत्सम में वो आपका वा हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका बांदर दिया है, मान लो अगर यहाँ पर दिया होता बगुला, क्या दिया होता, बगुला। अब आप बताइए कि बगुला का तत्सम क्या होता है। चलिए बताइए कि बगुला का तत्सम क्या होता है, आप सभी लोग जवाब दीजिए। बगुला का जो तत्सम बनेगा क्या बनेगा, तो यहाँ पर वक हो जाता है, वक। तो आप देखा ना कि बा का परिवर्तन क्या हो गया, बा का परिवर्तन क्या हो गया, वाह हो गया कि नहीं हो गया। तो इस कारण से यहाँ पर बा का परिवर्तन वाह हो जाता है, ये तत्सम की पहचान होती है। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई में जो अलंकार है वो आपका कौन सा है। चरण कमल बंदो हरिराई में जो अलंकार है कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके उपमेय में उपमान के रूप में मान लिया गया है, तो ऑप्शन हो गया क्या, यहाँ पर सी नंबर है। अगला तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होता है। तीन लोक से मथुरा न्यारी का जो अर्थ बनेगा इनमें से क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करिए, आपका जवाब क्या बनेगा। देखिए 50 नंबर में 50 का जो ऑप्शन है आपका बी, सबसे निराला। क्या, सबसे निराला जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, सबसे निराला हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है साथियों, जवाब दीजिए, मिथिलेश कुमारी किसे कहा जाता है। चलिए 51 का जवाब लगभग सबका आ रहा है। देखो भाई यहाँ पर आपके जो मिथिलेश कुमारी वो सीता जी को कहा जाता है। किसे, आपके सीता जी को कहा जाता है, तो आपका आंसर बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो आपका कौन सा है। चलिए 52 की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्री प्रवास है ना, क्या है भाई, प्री प्रवास जो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए जो प्री प्रवास है ये है किसका, प्री प्रवास जो आपका है ये है किसका, ये जवाब दीजिए। प्री प्रवास किसका है, हरिऔध अर्थात अयोध्या प्रसाद हरिऔध द्वारा ये रचित आपका प्री प्रवास है, तो आपका आंसर बी। अगला है अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी आपसे पूछा गया है, और अतः का समानार्थी क्या होता है साथियों, यहाँ पर 53 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अतः का होता है समानार्थी परिणातः, है ना, यह कह सकते हैं परिणामत, है ना। इसका जो आंसर है आपका सी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर समानार्थी पूछा था। आगे बढ़िए, वृक्षों से पत्ते झड़ते में कौन सा कारक है। चलिए देखिए काफी लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जवाब आ रहे हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, और जब वृक्षों से पत्ते झड़ेंगे तो अलग होंगे, और जब अलग होंगे तो कहेंगे आप लोग क्या भाई, अपादान कारक है। क्या कहेंगे आप लोग, कहेंगे अपादान कारक दिया गया है। अगला है विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना जो शब्द होता है वो क्या होता है। विचार में अगर आप लोग ई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन सकता है, तो यहाँ पर वैचारिक बनेगा। क्या, वैचारिक बनेगा, विचारिक मत करिएगा, यहाँ पर वैचारिक बनाना है। याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी बनेगा। ठीक है, अगला बताइएगा कि शुद्ध वाक्य आपको बताना है। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई, तो ये तो गलत हो गया, है ना। यहाँ पर बताइए 56 में कौन सा ऑप्शन है, तो इसके हिसाब से अगर आप देख पाएंगे, क्योंकि ये वाला तो गलत है, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, ये गलत हो गया है ना। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, तो एक भाई है तो इसका है नहीं लगेगा। अब यहाँ जरूर लगेगा मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, तो यहाँ पर ये बहुवचन में है, तो है आपका बहुवचन में हो गया, तो आंसर क्या बन गया, सी नंबर है, राइट हो गया। अगला बताइएगा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है। जो बुढ़ापा है ये कैसी संज्ञा है, ये बुढ़ापा जो है कैसी संज्ञा है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए बुढ़ापा जो संज्ञा है वो कैसी संज्ञा है, तो यहाँ पर देखो भाव को दर्शाती है, तो आपका भाववाचक हो जाएगा। क्या, भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है।
मीनाक्षी का जो अर्थ होता है क्या होता है? चलिए, मीनाक्षी मतलब होता है जो मछली की तरह गोल आंखों वाली होती है उसे मीनाक्षी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है संपन्नता का विलोम शब्द इनमें से क्या है? संपन्नता का विलोम आपसे पूछा गया है, तो संपन्नता का विलोम क्या हो जाएगा? विपन्नता हो जाएगा या निर्धनता बनेगा? चलिए, क्या बनेगा? यहाँ पर संपन्नता का हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका जो दिया है निर्धनता। क्या हो जाएगा? निर्धनता। आपत्ति का होता है अनापत्ति, है ना। विपत्ति का होता है संपत्ति। आफत का होता है शांत। ठीक है, तो आपका जवाब हो गया बी नंबर। अगला बताइए, कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। देखो, अज्ञानी का पर्यायवाची यहाँ पर जैसे अज्ञ है, मूर्ख है, अनभिज्ञ है, पागल है, मूढ़ है, ये तो आपके होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका भिज्ञ है, भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। तो भैया आपका जो आंसर है यहाँ पर 60 नंबर में वो क्या बनेगा? यहाँ पर अज्ञ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अज्ञ। यहाँ पर आंसर यहाँ पर भिज्ञ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या? पर्याय नहीं है ना। तो आपका भिज्ञ सरल हो जाएगा। अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, है ना, पागल, मूढ़, ये आपके होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा? यहाँ पर बी, क्योंकि नहीं शब्द आपको दिया गया था, है ना, इससे गलती हो जाती है। आगे बताइए, जैसा काम करोगे वैसा दाम, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि का है? यहाँ पर बताइए, जो जैसा है वो किस व्याकरण कोटि का है? यहाँ पर 61 नंबर में। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा आपका 61 नंबर में, वो आपका कौन सा बनेगा? ये विशेषण में आपका आता है। किसमें? आपके विशेषण में आता है। याद रखिए, विशेषण, क्योंकि जैसा शब्द आपका है अर्थात जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होती है उसी से कहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका है? लुटेरा, एरा, एरा निकल रहा है ना। एरा कहां पर है? ऑप्शन ए पर दिया गया है, एरा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निसंकोच में बताइए संस्कृत उपसर्ग आपसे पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इसे जब आप तोड़ेंगे तो निकलेगा निह। क्या निकलेगा? निह निकलेगा। और संकोच अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर डी वाला बिल्कुल साफ साफ नजर में आ रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द पीछे चलने वाले समूह के लिए आपका है? पीछे चलने वाले के लिए क्या बोला जाता है? 64 में बताइएगा। पीछे चलने वाले को के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए, अनुगत बोलते हैं या पिछल बोलते हैं या पिछलू बोलते हैं या आगत बोलते हैं? क्या बनेगा? तो देखो, निम्नलिखित में से कौन पीछे चलने वाला है? और पीछे चलने वाले को हम लोग अनुगत कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? अनुगत कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग में से आदि का अर्थ होता है? आदि का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो देखो भाई, आदि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, या कह सकते हैं जो मानसिक कष्ट होता है। क्या होता है? मानसिक जो कष्ट होता है। तो देखो, यहाँ पर जो आपका 65 का ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा कि आदि और व्याधि शब्द युग में जो आदि का है वो आपका मानसिक कष्ट होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला, निम्नलिखित में से काटना का तत्सम क्या होता है? काटना का तत्सम आपसे पूछा है, और आपका सही जवाब इनमें से क्या बनेगा? यहाँ पर जो आपका सही जवाब बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका 66 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। यहाँ पर कर्तन हो जाता है। क्या होता है? कर्तन, अर्थात ता जो होता है तो ता में रा उड़ जाता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन दिया है, रुपए क्या होते हैं? भाई, रुपए जो होते हैं क्या होते हैं? रुपए जो होते हैं वो आपके खनकते हैं। क्या होते हैं? खनकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला, निशा का विशेषण रूप क्या होता है? निशा का विशेषण आपसे पूछा है। निशा का विशेषण क्या हो जाएगा? और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि निशा का विशेषण नैश होता है। क्या? नैश। कौन सा? ऑप्शन डी वाला आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर निशाचर से तात्पर्य रात में विचरण करने वाले से होते हैं, और निशीथ का तात्पर्य होता है मध्य रात्रि से, है ना। निशांत से तात्पर्य होता है निशा का जो अंत होता है अर्थात रात का जो चौथा पार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर निशांत कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका डी वाला बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन है, आठ कनौजिया नौ चूहे लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या होता है? आठ कनौजिया नौ चूहे लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, यहां पर आंसर आपका बनेगा क्या? चलिए देखो, आठ कनौजिया नौ चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया है? लगभग सभी का जवाब आ गया है, अलगाव की स्थिति। क्या? अलगाव की स्थिति। जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आठ कनौजिया नौ चूहे, तो भैया अलगाव तो आपका आएगा ही ना आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है?
चक्रपाणी में समास पूछा गया है। तो ये बताइए चक्रपाणी किसे कहा जाता है? जो हाथ में चक्र लिए हो, पाणी मतलब हाथ, और चक्र जो हाथ के जिसके हाथ में चक्र है उसे विष्णु भगवान कहते हैं। और जब विष्णु भगवान के कहेंगे तो एक विशेष अर्थ निकलेगा, और जब दुनिया में कोई विशेष अर्थ बन जाता है तो वो आपका हमेशा आपका बहुव्रीहि समासी हो जाता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संविच्छेद है? उच्छ्वास का संविच्छेद आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो हमने एक पॉइंट आपको रूल में बताया था, ये जो आपका छा है और आपका चा दिया है, तो आपको क्या करना है, इसको सा में कन्वर्ट करना है और चा को ता में कन्वर्ट कर देना है। ये रूल के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपने पढ़ा होगा संधि वाला टॉपिक तो आपका हो जाएगा उत्तधन श्वास। क्या? उत्तधन श्वास ये व्यंजन संधि में आपका आंसर होगा। इनमें से कोई संयुक्त व्यंजन आपका नहीं है। देखो संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, है ना, और एक परिश्रम वाला स्र होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका फा दिया गया है, तो भाई फा बताइए किस में होता है? फा जब बोल रहे हैं तो दोनों दोनों ओठ जो आपके हैं क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो आपका है ये ओष्ठ व्यंजन में आता है, ओष्ठ में, है ना। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है नि धन कलंक का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा? देखो ये विसर्ग को हटाइए और विसर्ग हटाकर आपको क्या करना है? सा में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो सा लगेगा वो लगेगा कौन सा? यहाँ पर जो सा लगेगा वो कौन सा सा लगेगा? बी वाला लगेगा या आपका डी वाला हो जाएगा? नि धन कलंक निष्कलंक होता है, ये वाला आपका राइट हो जाएगा भाई। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास में होता है विशेषण और विशेष की पहचान, है ना। अर्थात अगर विशेषण है या विशेष उसमें लगा हुआ है तो आप कहेंगे कि नहीं ये आपका कर्मधारय है। अर्थात पहला पद जो होता है विशेषण होता है और दूसरा पद होता है विशेष अर्थात संज्ञा होती है, वहां पर कर्मधारय समास माना जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर नील गगन दिया गया है। नीला जो आपका है क्या है? विशेषण है। गगन जो आपका एक संज्ञा है। तो आप लोग समझ गए कि नीला विशेषण है, गगन विशेष है, तो सिंह आंसर आपका ये हो जाएगा, नील गगन आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी का पर्यायवाची आपसे पूछा है, कौमुदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कौमुदी का जो पर्यायवाची होता है वो चांदनी होता है। क्या होता है? चांदनी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। चांदनी की कुछ पर्यायवाची जो कि नए फैशन में अर्थात लेटेस्ट पैटर्न में आपके जैसे चंद्रिका, ज्योत्सना, जुनहाई, क्या एक शब्द होता है जुनहाई, जुनहाई भी जो होता है इसी का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है परिंदे कहानी निम्नलिखित वर्णी में से किस कथाकार की है? बताइएगा जो परिंदे कहानी है वो किस कथाकार की कहानी है? 40 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 40 की अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? परिंदे कहानी किसकी है? चलिए परिंदे कहानी जो आपकी है किसकी है बताइए? निर्मल वर्मा की है। किसकी है भाई? निर्मल वर्मा, जिसका ऑप्शन आ रहा है 40 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्मल वर्मा की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? यहाँ पर जवाब दीजिए। तो देखो भाई 41 की अगर बात करते हैं तो आपके बहादुर शाह जफर, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो देखो भाई आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि साखी शबद रमैनी, है ना, साखी शबद रमैनी ये आपकी कबीर दास जी की आपकी है। तो ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और अगला है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? तो भैया कितने कांड है यहाँ पर देखो, तो 43 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा 7 कांड है। अब आप सभी को बताना है कि सबसे छोटा जो कांड है वो आपका कौन सा है? सबसे छोटा कांड कौन सा है और सबसे बड़ा कांड कौन सा है? इनमें से आपसे एग्जाम में पूछा गया था, आपके वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बताइए सबसे छोटा जो कांड है वो कौन सा है? किष्किंधा कांड है, बिल्कुल सही है। सबसे छोटा जो कांड है वो आपका किष्किंधा कांड है। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है ये बताइए? तो बालकांड जो है वो सबसे बड़ा है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहे रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचनाकार की जो विधा है वो आपकी क्या है? अर्थात जो विनायक रचना है एक ऐसी विधा है, ये विधा है ऑप्शन बी आपका एक उपन्यास है। इनका क्या है? ये इनका एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता आपको बताना है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता इनमें से कौन हो? क्या है अंधेर नगरी? जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। अंधेर नगरी, टके शेर खाजी टके शेर भाजी, है ना, ये आपने पढ़ा होगा।
ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्या है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहां पर आपकी रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस जो आपकी कौन सी भाषा में है, आपके अवधी भाषा में, क्या है, अवधी भाषा में। यहां पर देखो यामा जो आपकी है किसकी है, महादेवी वर्मा की है, किसकी है, महादेवी वर्मा की है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इस बात को याद जरूर याद रखिए कि रामचरितमानस किस भाषा में है, तो आपकी अवधी भाषा में है। ये वाला जो पॉइंट है वो पूछा जाता है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है 47 में। तो देखो यहां पर निहार है, साकेत है, परिप्रवास है, कामायनी। तो निहार जो आपकी महादेवी वर्मा की है, निहार महादेवी वर्मा, ऑप्शन यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो यहां पर देखिए अतीत के चलचित्र है आपके महादेवी वर्मा, यहां पर भी जिसका ऑप्शन है आपका कौन सा, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये महादेवी वर्मा की है। जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है, यहां पर आंसर क्या बनेगा। चलिए जयद्रथ वध में भी आप लोग लगाइए, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए 49 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर मैथिली शरण गुप्त, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है, देखिए जिसका भी ऑप्शन 49 में आ रहा है क्या, मैथिली शरण गुप्त, उसका आंसर बिल्कुल से राइट बनेगा। अगला है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम आपको बताना है। तो जो बताइए कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम आपसे पूछा गया है। और ये हिंदी में ही नहीं, आपकी स्टैटिक जीके में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है। तो 50 का ऑप्शन क्या बनेगा, 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। तो गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है, यहां पर देखिए लगभग सभी का जवाब यहां पर आ चुका है। कुछ लोग डी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहां पर और भी दे रहे हैं। 51 का डी वाला आपका वह बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त इसका परफेक्ट आंसर है, डी नंबर। आगे बताइए, इनमें से कौन सी रचना राग्ये राघव जी की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना राग्ये राघव जी की नहीं है, यहां पर 52 नंबर में। तो देखो यहां पर दिया है देवदासी और आपका अधूरी मुहूर्त और साम्राज्य का वैभव, ये तो रचना राग्ये राघव की है, लेकिन यहां पर जो आपका दिया है जीवन के पहलू, ये इनकी रचना नहीं है। जीवन के पहलू किसकी रचना है भाई, जीवन के पहलू जो रचना है वो किसकी रचना है, ये आपको जवाब देना है। जीवन के पहलू जो रचना है वो किसकी है किसी को पता, जीवन की है, बिल्कुल है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, लज्जा जो लेखिका है वो किसकी है, लज्जा किस लेखक की कृति है। लज्जा जो आपकी है वो नसरीन यहां पर दे रहा है 53 नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके बीएड एग्जाम में। अगला है कि मिलजुल मन किसकी रचना है, मिलजुल मन जो है वो किसकी रचना है, यहां पर देखिए 54 नंबर में। 54 का ऑप्शन देखिए काफी लोग दे रहे हैं, आपकी मिलजुल मन जो है वो आपकी मृदुला गर्ग की है, किसकी है, मृदुला गर्ग, जो की ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर बनेगा। अगला दिया गया है, कह रहे जिंदगी नामा के लेखक कौन है, जिंदगी नामा के जो लेखक हैं वो आपके कौन है। तो चलिए जिंदगी नामा के लेखक आप सभी से पूछा गया है आपका कृष्णा सोबती, इसको नोट करिएगा, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णा सोबती, इनकी डेथ भी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, झूठा सच के लेखक आपके कौन है, झूठा सच के लेखक इनमें से कौन बनेंगे। चलिए 56 का जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब देते रहिए। सभी लोग पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है, पहली बार जुड़े हैं तो एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमारा और आपका परिचय भी हो जाए, क्योंकि आपके जय हिंद लिखने से हमारी नजर आप पर जरूर पड़ती है और इसके बाद आपका परिचय भी हमसे हो सकता है ना। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि नहीं हम आपसे जुड़े हैं और आप हमसे जुड़े हैं। तो देखो यहाँ पर जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों ने पहले ही जय हिंद लिख दिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम तो आपको पहचानते हैं, है ना। तो नए स्टूडेंट भी जरूर लिखेगा। चलिए सभी को जय हिंद जय हिंद। देखो यहाँ पर दिया है झूठा सच के लेखक, 56 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा यशपाल, क्या हो जाएगा, यशपाल, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर यशपाल हो जाएगा। अगला है रेगव राघु, है ना, यहाँ पर दिया रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, रेहन पर रघु
रघु किस लेखक का उपन्यास है 57 में? तो आपका जवाब यहां पर जो बनेगा बी हो जाएगा काशीनाथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। रेहन पर रघु जो लेखक हैं ये एक प्रकार का उपन्यास है, यहां पर काशीनाथ इसके क्या है रचनाकार हैं। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी नंबर। अगला है रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? यहां पर बताइए रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता यहां पर कौन से हैं? यहां पर जवाब दीजिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा 58 में? तो ये हैं भैया राम कुमार वर्मा। कौन है भाई? राम कुमार वर्मा जो आपके हैं ये रेशमी टाई पहनते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहां पर दिया है भारत रत्न से विभूषित कौन से कवि आपके हैं? भारत रत्न किसे दिया गया भाई? भारत रत्न से विभूषित कवि इनमें से कौन है? तो देखो भाई यहां पर भैया भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है ना, यहां पर इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं बनेगा। अगला है पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम बताना है। चलिए पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर 60 नंबर का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। कह रहे हैं अर्ध कथानक बनेगा। सभी का जवाब भाई एक यही, सभी लोग सहमत हैं और सहमत है तो ऑप्शन लॉक करते हैं। बिल्कुल सही है, आपका अर्ध कथानक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? बताइएगा मैथिली शरणगुप्त की इनमें से कौन सी रचना नहीं है 61 नंबर में? तो ये आपके देखिए प्री प्रवास है ना, प्री प्रवास ये मैथिली शरणगुप्त की नहीं है, ये आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। तो ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर? ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह आपसे पूछा गया है 62 में। तो देखो भाई यहां पर जो निहार है, निहार ये महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। ऑप्शन जाएगा क्या यहां पर? आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, उसे आपको पहचानना है। तो बताइए यहां पर जो आपका आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखो बाला बोधनी तो आपकी है, यहां पर हरिश्चंद्र मैगजीन भी है, कवि वचन सुधा भी है, लेकिन बताना है आनंद कादम्बिनी किसकी रचना है? ये पत्रिका जो आनंद कादम्बिनी है ना, ये भारतेंदु युग की थी है ना, भारतेंदु युग की थी और इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है ना। आनंद कादम्बिनी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि इसके जो संपादक है कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1881 में हुई थी मिर्जापुर से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो आपकी मिर्जापुर से इसकी शुरुआत की गई थी आनंद कादम्बिनी के। तो इतने क्वेश्चन यहां से बनता है। अगला क्वेश्चन दिया है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए भाई अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। क्या बन जाएगा भाई? यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अबुल हसन हो जाएगा, अबुल हसन। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये जो शिष्य थे किसके थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्या? निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य होते थे, याद रखिएगा। और खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं, खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? यहां पर 65 नंबर में। तो ये है आपके तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। बात आती है जो विनय पत्रिका है कौन सी भाषा में है? ये जो विनय पत्रिका है आपकी कौन सी भाषा में आपकी लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए ये आपकी कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में आपकी है, याद रखिए ब्रज भाषा में है ना। लेकिन जो राम से संबंधित था अर्थात जो रामायण थी वो आपकी अवधी भाषा थी। अगला बताइए कि नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने किया है? नाटक स्कंदगुप्त की जो रचना है वो किसने किया है? यहां पर आंसर क्या लॉक हो जाएगा? तो देखिए 66 का जो आंसर है यहां पर बनेगा डी, आपके जयशंकर प्रसाद की आंसर है डी नंबर। आगे बताइए कुमार संभव के रचयिता आपके कौन हैं? कुमार संभव के रचयिता इनमें से कौन है? कुमार संभव। तो देखो भाई यहां पर जो आपके कालिदास हैं, कालिदास के बहुत ही नाटक आपके प्रसिद्ध है ना, कुमार संभव। और भी कई प्रकार के मेघदूतम वगैरह काफी प्रसिद्ध है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया गया है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? तो बताइए मिट्टी की बारात किस विधा की यहां पर कृति है 68 नंबर में? तो ये है आपके काव्य से, अर्थात ये जुड़ी हुई है काव्य से। तो काव्य के लिए आपका जुड़ा था, ऑप्शन यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यहाँ पर चुनना है? सही जोड़ी आपको बताना है। यहाँ पर सही जोड़ी इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सही जोड़ी बताइएगा यहाँ पर क्या बन सकती है। तो देखो दिया गया है नासिरा शर्मा,
तो ये तो पॉइंट गलत दिया है, लेकिन देखिए ऑप्शन सी पर जाइए, सुमित्रा नंदन पंत जो कि चिदम्बरा है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी नंबर है, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं। अभी अभी हमने पढ़ाया था कि कबीर जी की जो रचनाएं हैं वो संकलित हैं, किसमें संकलित हैं, तो आपके बीजक में है, साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी जो कि बीजक में आपके संकलित हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है, जहां जंगल शुरू होता है उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है। जहां जंगल शुरू होता है उपन्यास के रचयिता इनमें से क्या बनेंगे। तो देखो यहां पर हो जाएगा संजीव जी हैं। कौन है, संजीव इसका जो ऑप्शन है, याद रखिए यहां पर आपको बताना है बी नंबर। क्या बताना है, बी नंबर बताना है। यहां पर आपको नरेंद्र नहीं बताना है, बी बताना है आपके संजीव। इसमें गलतियां आ रही हैं, आप लोग इसे नोट करिएगा। अगला है कि इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है। चलिए बताइएगा, इनमें से कवि सूरदास की आपकी कृति नहीं है। तो देखो यहां पर आपसे दिया है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहां पर दिया है सुंदर विलास किसकी रचना है। ये बताइए सुंदर विलास जो रचना है वो किसकी है। सुंदर दास की हो जाएगी, जैसे सुंदर विलास हो गया है ना, और भी कई आपके हैं जो आपके सुंदर दास की हैं, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सुंदर विलास अर्थात सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। चलिए जय हिंद जय हिंद। चलिए तो देखो यहां पर 73 नंबर में क्या बनेगा, सी हो जाएगा, राजी सेठ की है। याद रखिए निष्कवच उपन्यास जो आपका है ये राजी सेठ की है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है। अगला है कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, यहां पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। 74 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो जवाब बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल। क्या बनेगा, रामेश्वर शुक्ल इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, तो रामेश्वर शुक्ल को कहा जाता है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। सतसई के लेखक आपके कौन है। सतसई के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, 75 का जवाब देना है। और ये भी आपको बताना है कि कितने आपके सही जा रहे हैं, है ना, कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। 75 का जो ऑप्शन है सतसई जो आपके हैं बिहारी लाल, है ना, यहाँ पर बिहारी के आपके दोहे प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बे नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। जो आपके तुलसीदास जी थे इनकी जो भक्ति भावना थी वो किस प्रकार की थी, 76 नंबर में। तो देखो यहां पर इनकी थी दास से भाव को, हमेशा अपने आप को एक दास के रूप में मानते थे, तो आपका दास से भाव की भावना इनके अंदर थी। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था, 77 में। तो देखो भाई आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, सन 1936 में यह पहला अधिवेशन हुआ था प्रगतिशील लेखक का, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या, सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला, कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है, यहाँ पर 78 का जवाब देना है। 78 की अगर हम बात करते हैं तो भाई आपको मालूम है कि ये जयशंकर प्रसाद की है, और जो जयशंकर प्रसाद थे वो छायावादी युग से थे, तो छायावादी युग इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक आपके कौन हैं। तो जब भी कभी यात्रा की बात करते हैं तो यात्रा के लिए एक जाने जाते हैं जो आपके लेखक कौन हैं। यात्रा के लिए एक लेखक जाने जाते हैं जिनका नाम है राहुल साकृत्यन, इन्हें आपके किन्नर देश में यात्रा के लेखक हैं, ऑप्शन सी। जब भी कभी यात्रा की बात कर दे तो आपको यहाँ पर राहुल साकृत्यन पर फोकस करना है, ध्यान देना है। अगला है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, 80 का ऑप्शन दीजिएगा। देखिए 80 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, चंद बरदाई। क्या हो जाएगा, चंद बरदाई, जो कि बहुत पहले से क्वेश्चन आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। अगला है, फांस किसकी रचना है। फांस किसकी रचना है, 81 नंबर में। तो 81 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा संजीव की है। किसकी है, संजीव। देखिए काफी लोगों ने जवाब दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, यहाँ पर जवाब दीजिए। ठीकरे की मंगनी ये क्या है, उपन्यास, और लिखा है आपके ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, नासिरा शर्मा। नोट करिए, नासिरा शर्मा से क्वेश्चन बनता भी है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला है कि कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचना के रचनाकार कौन है।
बताइए बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की जो रचनाकार है वो आपके कौन है? यहां पर बनेगा सी चित्रा मुग्दल। क्या बनेगा? चित्रा मुग्दल इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी होगा। और अगला है कि हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोर्ताज जनक का विधा किसे माना जाता है? और यहां पर इसी के साथ ये क्लास भी आपकी कंप्लीट होती है और आप लोगों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करना। जय हिंद।